हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के अंदर विषय राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के अंदर अगर बात करें तो खंड ब और अध्याय फर्स्ट जो था वो था आपके भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात हम करें तो हमने 11 विशेषताएं पढ़ ली थी और आज उसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 12वीं जो हमारी विशेषता है वो कौन सी है? 12वीं जो विशेषता है वो हमारी विलक्षण दस्तावेज, यानी भारतीय संविधान एक विलक्षण क्या है? दस्तावेज है। विलक्षण दस्तावेज, विलक्षण दस्तावेज कैसे है? तो देखो, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया तो ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उन्होंने संविधान में किन किन बातों को लिया। तो अगर बात करें तो उन्होंने जनता के जो मान्य जो शाश्वत जो मूल्य थे, जनता के मान्य शाश्वत मूल्यों एवं सर्वोच्च आकांक्षाओं को संविधान में स्थान दिया। सर्वोच्च आकांक्षाओं को हमारे संविधान में क्या दिया गया? स्थान दिया गया। यानी कहने का मतलब जनता के जो शाश्वत मूल्य थे, जनता के जो उच्च आकांक्षाएं जो थी, उनको हमारे संविधान में क्या दिया गया था? स्थान दिया गया था। और ये सब किसका परिणाम था? अगर इसकी बात करें तो ये सब हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था, स्थान दिया गया। इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक क्या है? हम कह सकते हैं भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक विलक्षण क्या है? दस्तावेज है। संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। अगर बात करें हम दक्षिण अफ्रीका देश की, तो दक्षिण अफ्रीका देश ने हमारे देश के संविधान को प्रतिमान के रूप में क्या किया है? उपयोग में लिया है। यानी जब दक्षिण अफ्रीका देश ने अपना संविधान बनाया तो उस देश ने किस देश के संविधान को देखकर ही अपने संविधान का निर्माण किया था? तो जो दक्षिण अफ्रीका होता है, दक्षिण अफ्रीका भारतीय संविधान को ही क्या करता है? प्रतिमान के रूप में काम में लेता है। भारतीय संविधान को अपना प्रतिमान बनाता है। भारतीय संविधान को अपना क्या बनाता है? प्रतिमान बनाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम कि भारतीय संविधान क्या है? एक विलक्षण क्या है? दस्तावेज है, बनाता है। यह एक आपकी प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है, विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज की बात करें तो हमारी संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिणाम होता है कि उन्होंने हमारे संविधान के अंदर किन किन बातों को लिया। तो जनता की जो मान्य जो शाश्वत मूल्य थे उनको और सर्वोच्च जो उनकी आकांक्षाएं थी उनको ही हमारे संविधान में क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को ही क्या कहा जाता है? एक विलक्षण दस्तावेज कहा जाता है। जबकि बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, तो दक्षिण अफ्रीका देश ने जब अपना संविधान बनाया तो उन्होंने भारतीय संविधान को ही अपना क्या बनाया था? प्रतिमान बनाया था। ये आपकी है 12वीं विशेषता। अब बात करें 13वीं विशेषता की, तो वो विशेषता है आपके एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। और ये जो विशेषता है वो आपके पेपर की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये पेपर में सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण है, कैसे? वर्णन कीजिए। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। अब देखो, एकात्मक और संघात्मक शासन कौन सा होता है? देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शासन की जो सारी शक्ति होती है वो संघ और राज्यों में क्या होती है,
विभाजित होती है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शासन की सारी शक्ति एक जगह क्या होती है, केंद्रित होती है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी हमने कुछ ऐसी विशेषताओं का भी हमारे संविधान में क्या कर रखा है, ले रखा है, जो किस देश के शासन व्यवस्था में होनी चाहिए, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में होनी चाहिए। कहने का मतलब हमारे देश के अंदर एकात्मक तत्व भी है तो संघात्मक तत्व भी है, और दोनों तत्वों को मिलाकर हमारे संविधान के अंदर इनका एक अद्भुत मिश्रण क्या किया गया है। अब देखो बात करें तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारत एक क्या है, भारत एक संघात्मक राज्य है या एकात्मक राज्य है? तो भारत एक संघात्मक राज्य है। भारत एक क्या है, संघात्मक राज्य है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर संघ शब्द उल्लेखित नहीं है, यानी संघात्मक राज्य होने के बावजूद संविधान में संघात्मक शब्द उल्लेखित नहीं है। संविधान में अगर बात करें तो संविधान में जो शब्द उल्लेखित है वो कौन सा है, संविधान में अगर बात करें तो संघ शब्द उल्लेखित नहीं है, संघ शब्द उल्लेखित नहीं है। संघ शब्द का क्या नहीं है, संघ शब्द उल्लेखित नहीं है, बल्कि वहाँ पर कौन सा शब्द यूज में दिया गया है, बल्कि यानी संघ शब्द की जगह कौन सा शब्द काम में लिया गया है, तो वहाँ पर हम बताएंगे यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक क्या होगा, भारत राज्यों का एकक होगा, भारत राज्यों का एकक होगा। ये शब्द हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 1 में इनका क्या कर रखा है, इसको उल्लेखित किया गया है। ये शब्द संविधान में काम में लिया गया है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द काम में लिया गया है। अब देखिए इसका उल्लेख कहाँ है, तो यानी हमारे संविधान का जो अनुच्छेद फर्स्ट है वहाँ पर ये शब्द उल्लेखित है। अनुच्छेद 1 में ये शब्द क्या किया गया है, इनको उल्लेखित किया गया है। अब देखें कि भारतीय संविधान के अंदर हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हम एक इस प्रकार के संविधान का निर्माण करें जिससे क्या हो, जिससे केंद्र सरकार की एकता क्या करें, केंद्र सरकार की एकता बनी रहे, यानी इस प्रकार के संविधान का निर्माण होना चाहिए जिससे केंद्र सरकार की एकता बनी रहे, एकता बनी रहे, और साथ ही साथ राज्यों को भी क्या मिले, बनी रहे, तथा राज्यों को भी क्या मिलनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए, तथा राज्यों को भी क्या मिले, स्वायत्तता मिले, राज्यों को भी स्वायत्तता मिले। यानी संविधान निर्माता ये चाहते थे कि हम एक इस प्रकार के संविधान का निर्माण करें जिससे देश की एकता भी बने रहे और राज्यों को भी पर्याप्त क्या मिलनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे संविधान के अंदर क्या किया गया, फिर एकात्मक व संघात्मक तत्वों का क्या किया गया, मिश्रण किया गया। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य, यानी केंद्र सरकार की एकता बनी रहे, राज्यों को भी स्वायत्तता मिले, राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है, लेकिन दोनों में शक्तिशाली किसे रखा गया है, केंद्र को राज्यों से अधिक क्या रखा गया है, केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली रखा गया है, केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली रखा गया है, शक्तिशाली रखा गया है, रखा गया है। कैसे, जैसे अभी हमने पढ़ा था संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शासन की जो शक्तियां होती है उसका क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। हमारे देश के अंदर भी क्या किया गया है, शासन की जो शक्तियां हैं उनको क्या किया गया है,
संविधान की 7वीं अनुसूची में उनको क्या कर रखा है, उसका स्पष्ट विभाजन कर रखा है। और अलग अलग सूचियों के अंदर अलग अलग केंद्र सरकार को अलग और राज्य सरकार को अलग क्या दे रखी है, शक्तियाँ दे रखी है। जैसे हम देखें, एक आती है आपकी संघ सूची, संघ सूची, एक आती है आपकी समवर्ती सूची, और एक है आपकी अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ, और एक होती है आपकी राज्य सूची। अब राज्य सूची के जो विषय होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्यों का होता है। लेकिन इन तीनों में जो शक्तिशाली रखा गया है वो किन को रखा गया है, केंद्र को रखा गया है। क्यों? क्योंकि देश के जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, यानी अगर मैं बात करूँ देश के जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं ना, उनको किस सूची में उल्लेखित कर रखा है, उन विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार भी किसका है, केंद्र का। यानी संघ सूची के अंदर देश के महत्वपूर्ण विषयों को क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है। समवर्ती सूची में क्या होता है, समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का क्या होता है, अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर भी केंद्र को शक्तिशाली रखा गया, क्योंकि जब दोनों के बीच में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, तो अंतिम जो निर्णय होता है वो किसका माना जाता है, केंद्र का माना जाता है। जबकि बात करें अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों की अगर बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती है जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, और ना ही राज्य सूची में है। ऐसी शक्तियाँ जो तीनों ही सूचियों में क्या नहीं है, उल्लेखित नहीं है, उन विषयों को कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। और ये अवशिष्ट शक्तियाँ भी किसके पास होती है, केंद्र के पास। ये जो अवशिष्ट जो सूचियाँ होती है इसका उल्लेख कहाँ है, तो यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 में इसका क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। और ये जो अवशिष्ट शक्तियों वाला जो विषय है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ध्यान में रखना ये हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो यानी कहें तो केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली रखा गया है, जो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। यानी जो ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण जो विषय है उनके ऊपर अधिकार किसका है, केंद्र का है। इसके अलावा भी हम बात करें तो देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर एकात्मक तत्व कौन से, जैसे अगर मैं बात करूँ इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। अब देश के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है, संघात्मक है। अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो नागरिकता भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। केंद्र की नागरिकता अलग होनी चाहिए और राज्य की नागरिकता अलग होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़े ही कह सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से इसको क्या किया, समझा, और उन्होंने देखा कि अगर इस प्रकार से 2 प्रकार की नागरिकता अगर राज्य के नागरिकों को दी जाएगी तो हो सकता है इससे देश के अंदर क्या होगा, बंटवारा होगा या फूट पड़ सकती है। तो उन्होंने क्या किया, संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इकहरी नागरिकता को ही क्या समझा, श्रेष्ठ समझा। तो आज अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास एक ही नागरिकता है, तो वह कौन सी होती है, भारतीयता की नागरिकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक संविधान, हमारे देश के अंदर क्या है, एक संविधान है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर राज्यों का अलग संविधान होना चाहिए, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद हमारे यहाँ पर ये एकात्मक तत्व की जो विषय उनको हमारे संविधान में क्या किया गया है, लिया गया है। यानी हमारे देश के अंदर क्या है, एक संविधान है। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे यहाँ पर संसद को क्या किया गया है, संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार दिया गया है। राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन का उसे क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसके अलावा देखें तो हमारे यहाँ पर राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपालों की नियुक्ति हमारे यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि शासन राज्यपाल कहाँ करते हैं, राज्यों में करते हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जैसे देखें हम अखिल भारतीय सेवाओं का जो विषय है वो भी सिर्फ किसके पास है, केंद्र के पास है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है, अखिल भारतीय
सेवाएं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो 3 प्रकार की जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, जिसमें आईएएस होता है, आपके आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। आईएफएस कहने का मीन्स ये हुआ कि अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का भी एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। केंद्र इसमें क्या होता है? शक्तिशाली होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं आपातकाल के समय भी क्या होता है? आपातकाल में शासन की सारी शक्ति किसके हाथ में चली जाती है? शासन की शक्ति केंद्र के हाथ में चली जाती है, केंद्र के हाथ में। और इसके अलावा कह सकते हैं कि जितने भी राज्य होते हैं वो राज्य आर्थिक निर्भरता जो इनकी होती है वो किन के ऊपर होती है? केंद्र के ऊपर होती है। यानी आर्थिक रूप से जो राज्य होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर होते हैं? केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ हमारे देश की शासन व्यवस्था में संघात्मक तत्वों का भी क्या कर रखा है? अद्भुत मिश्रण कर रखा है। ये होती है आपकी 13वीं प्रमुख विशेषता। और ये विशेषता आपको पेपर में अलग से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। अब देखो न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका यहाँ पर हमारे क्या करती है? न्यायपालिका की अगर बात करें तो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, चाहे प्रजा की रक्षा की बात हो या फिर संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की बात हो, इन सब को बनाए रखने की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान में क्या की गई है? कर रखी है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की देखें तो जैसे हमारे संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने, इसके अलावा प्रजा की रक्षा करने, इसके अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये सब व्यवस्था हमारे संविधान की संवैधानिक व्यवस्थाओं में की गई है। यानी संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने की बात हो, प्रजा की रक्षा की बात हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो, ये सब व्यवस्था संविधान में, ये संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था की गई है। यानी हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में ये सभी संवैधानिक व्यवस्थाएं कर रखी है कि जो न्यायपालिका जो होगी वो क्या करेगी? संविधान की सर्वोच्चता को क्या करेगी? बनाए रखेगी, प्रजा की क्या करेगी? रक्षा करेगी, और हमारे देश के नागरिकों की जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। अब अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन दोनों में ही अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी किसी सरकार के प्रमुख व्यक्ति का इसमें क्या नहीं होता? सरकार के प्रमुख व्यक्ति जो होता है उनकी भूमिका नहीं होती। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कार्यपालिका जो है, अगर कोई भी कानून है और कार्यपालिका उसको क्या कर देती है? लागू कर देती है या आदेश दे देती है, कार्यपालिका का आदेश वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कानून, व्यवस्थापिका द्वारा
बनाया गया कानून अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, बनाया गया कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उन बनाए गए कानूनों को क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उन कानूनों को सर्वोच्च जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, तो उन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा अवैध घोषित कर सकता है। कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा अवैध घोषित कर सकता है, यानी अवैध घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका के द्वारा उन कानूनों को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, लेकिन वो कानून है जो वो कानून क्या करता है, नागरिकों के अगर मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा होता है, तो न्यायपालिका के पास क्या होता है, न्यायपालिका के पास इतना पावर होता है या न्यायपालिका इस मामले में स्वतंत्र होती है कि वे उन व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को या कार्यपालिका के द्वारा आदेशित किए गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा हमारे देश के संविधान में अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जा सकती है और उच्च न्यायालय में भी आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है, अनुच्छेद 226 के तहत। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका होती है वो सभी प्रकार के निर्णय लेने में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यानी न्यायपालिका को इन सभी विषयों से यानी कार्यपालिका से और व्यवस्थापिका से क्या किया गया है, स्वतंत्र रखा गया है। तो ये आपकी हो जाती है 14 नंबर की जो विशेषता है। तो पहले हमने पढ़ी थी विलक्षण दस्तावेज, फिर हमने पढ़ा एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत मिश्रण, और उसके आगे हमने पढ़ा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।